हेलो बच्चों। हवाओं में नंबर्स बहने लगे हैं, लगता है कोई मैथ्स का भी त्योहार आने वाला है। मैथ्स के भी त्योहार होने चाहिए नहीं? हर चीज का त्योहार होता है, ऐसे मैथ्स का भी एक त्योहार होना चाहिए। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। मैथमेटिकल रीजनिंग स्क्रीन पे आप देख सकते हो। मैथमेटिकल रीजनिंग शानदार चैप्टर है। आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग शुरू करेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो एक डिफरेंट सा टॉपिक है मैथ्स में, है ना। थोड़ा हटके सा टॉपिक है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, ठीक है। एक बुक मैंने पढ़ी थी जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, ठीक है। तो लाइब्रेरी में एक बुक थी, उस पर लिखा था जीरो जीरो एंड वन, है ना। बुक का नाम था जीरो एंड वन, ठीक है। कई साल पुरानी बात है। तो ये वाली जब मैंने बुक देखी पहली बार, उस पर लिखा था जीरो एंड वन, तो मुझे लगा जीरो और वन में ऐसा क्या होता है यार कि बुक का नाम ही रखते हैं जीरो एंड वन। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने वो बुक ले ली, ठीक है। लाइब्रेरी से इशू करवा ली, और उस टाइम पे मैं पढ़ता नहीं था ज़्यादा। लेकिन उस बुक को देख के मुझे लगा कि हाँ ये पढ़नी चाहिए। तो वो बुक मैंने पिक कर ली, और वो बुक मैंने पढ़ी तो बहुत मज़ा आया मेरे को, है ना। वहाँ पे अलग अलग टर्म सीखने को मिली, और एक नज़रिया वहाँ पे समझ में आया कि यार जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वो किस थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। जीरो और वन इतने क्यों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, राइट। हमारी जो कंप्यूटर साइंस है वो किन चीज़ों पे बेस्ड है ना, इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, कई सारी चीज़ें हमें मेरे को समझ में आई। तो लाइक काफ़ी एक गेम चेंजिंग सी बुक रही थी जीरो एंड वन, ठीक है। ये बुक पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आया था। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग में इसी बुक से रिलेटेड कुछ चीज़ों का जिक्र होने वाला है, ठीक है। तो यार आपको बता दूं मैं कि मैथमेटिकल रीजनिंग को ना बूलियन अलजेब्रा भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी जो ब्रॉडर टर्म है ना, ब्रॉडर टर्म है, इसको बूलियन अलजेब्रा ही बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बूलियन अलजेब्रा बोल दूं तो यार ये गलत नहीं होगा कहना, है ना। बूलियन अलजेब्रा, है ना। बूलियन अलजेब्रा का मीनिंग क्या है, मतलब ये जो बूलियन शब्द है कहाँ से लिया मैंने। एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे यार, एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे जॉर्ज बुले करके, ठीक है। एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे जॉर्ज बुले, है ना। एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे जॉर्ज जॉर्ज बुले। क्या नाम था? जॉर्ज भैया। तो ये जो बुले भैया थे, इनके दिमाग में एक दिन खुरापात आई। इन्होंने कहा यार अपना अलग अलजबरा बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे बोलते ना, अपना अलग मकान बनाएंगे। इन्होंने कहा अपना अलग अलजबरा बनाएंगे, अपनी अलग दुनिया बनाएंगे, है ना, जिसमें तुम होगे हम होगे, है ना। तो इन्होंने कहा यार अपना अलग ही अलजबरा बनाते हैं, मतलब अलग लेवल का आदमी रहे। इसने कहा कि यार मैं ना तुम्हारा जो मैथ्स वाला अलजबरा है ना, अपने को भाई का अलग अलजबरा चाहिए। तो इन्होंने कहा मैं अलग ही अलजबरा बना दूंगा और उसको नाम दे दूंगा बूलियन अलजबरा। और यार इसने अलग अलजबरा बना भी दिया। ठीक है ना, अलग अलजबरा बना दिया और उसका नाम दे दिया बूलियन अलजबरा, ठीक है। तो जो अलजबरा अपन मैथ में पढ़ते हैं ना, जिसमें एक्स वाई होते हैं ना, बचपन याद करो जो आप, है ना, इतने चिन्नू चिन्नू से जब होते थे स्कूल में, जब आप जाते थे ना, तो पहले आपको नंबर सिखाए, है ना। टीचर बोलता था बेटा 1+1 करो, 2 हो गया, 2+3 करो, 5 हो गया, ऐसा करके, है ना। फिर टीचर ने, है ना, 2-3 साल के बाद ऐसे बोलना शुरू कर दिया कि बेटा एक्स भी होता है, वाई भी होता है। आप बोले हाँ होता है। x+x किया 2x हो गया, है ना। ऐसी कुछ बातें करना शुरू किया आपने, मतलब अलजबरा सीखा आपने। बुलियन ने कहा वो अलजबरा होगा, वो तुम्हारा है, अपना अलजबरा अलग बनाएंगे और उस अलजबरा में 0-1 का प्रयोग करेंगे। तो बूलियन भैया ने एक अपना अलग अलजबरा बनाया, उसके अलग सेट ऑफ रूल्स रखे और उसका नाम रखा बूलियन अलजबरा, ठीक है। बूलियन अलजबरा के ही कॉन्सेप्ट्स हम जो है लगाते हैं, मतलब बूलियन अलजबरा ही एक तरीके से मैथमेटिकल रीजनिंग है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है यार, ये एक प्रकार का जो है एक प्रकार का डिफरेंट टाइप का अलजबरा है, ठीक है। क्या डिफरेंट है इसमें, कैसा है, सारी बातें बताऊंगा आपको, ठीक है। एक मोटे तौर पे आपको बस थोड़ा बता दिया कि जॉर्ज बुले नाम के मैथमेटिशियन थे, एकदम भन्नाट मैथमेटिशियन हुआ करते थे। उन्होंने बनाया बूलियन अलजबरा, और हम इस चैप्टर में बूलियन अलजबरा सीखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और यार आपको बता दूं कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग जो है ना, ये यार जेई मेंस के सिलेबस में है ना। जेई मेंस के सिलेबस में है। एक सवाल इतना मक्खन प्यारा सवाल आता है ना, और तुरंत हो जाता है सोल्व।
तो यार इसकी थ्योरी समझनी बेहद जरूरी है। एक सवाल जेई मेंस में आता है इसका। और जेई एडवांस्ड की बात करें तो यार ये जेई एडवांस्ड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जेई एडवांस्ड के सिलेबस में बूलियन अलजेब्रा नहीं है दोस्तों। और अदर स्टेट एग्जाम्स की बात करें ना, दूसरे एग्जाम्स की बात करें, अदर एग्जाम्स, तो यार ये बहुत सारे एग्जाम्स में है। बाकी ये बहुत सारे एग्जाम्स है ना, जैसे बिट्स पिलानी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो कई सारे एग्जाम्स में मैथमेटिकल रीजनिंग है, ठीक है, राइट। पहले तो जैसे आईपीओ वगैरह के एग्जाम होते थे, अब नहीं होते। तो खैर मोटे तौर पे मैं बात ये कर रहा हूँ कि मेंस के सिलेबस में ही है, एडवांस के सिलेबस में नहीं है। और एक क्वेश्चन भन्नाट सही हो जाएगा अगर आपको ये छोटू चैप्टर है, पूरा चैप्टर आता है तो अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं कि मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होता है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग जानते हैं क्या होता है। जो जॉर्ज बुले थे ना, जॉर्ज बुले है ना, कौन, जॉर्ज बुले, ठीक है। जॉर्ज बुले ने एक खास चीज़ नोटिस की। उसने नोटिस किया कि हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं यस और नो में हो रही हैं, ठीक है। जैसे आपसे है ना, आपसे आपकी मम्मी पूछती है बेटा खाना खा लिया, आप बोलते हैं नहीं, अभी खाएगा, नहीं, पढ़ाई करोगे, नहीं, पेप्सी पियोगे, यस, पढ़ोगे, यस, मैथ्स पढ़ोगे, यस, बट नॉट, केमिस्ट्री पढ़ोगे, जी, फिजिक्स पढ़ोगे, बिल्कुल जी, यस। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना यस और नो में आंसर की जा सकती हैं। जॉर्ज बुले को लगा कि यार ये यस और नो की दुनिया बड़ी मस्त है। उसने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, वो यस और नो में हो रही। तुम क्रिमिनल हो क्या, नहीं, तुम पनीर खाओगे क्या, यस, है ना, पढ़ाई करोगे आज, नहीं, अच्छा पढ़ाते हो, हाँ, खराब पढ़ाते हो, नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर भेजोगे क्या, यस, मैथमेटिकल रीजनिंग आता है क्या, यस, मैथ्स आता है क्या, यस। बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं, हम पूरे दिन में, आप देखिए पूरे दिन में जितनी भी कन्वर्जेशन आप करते हो, बहुत सारी कन्वर्जेशन हाँ और ना में करते हो, और नहीं करते तो हो सकती हैं। बुलियन भैया ने ये बात नोटिस की कि बहुत सारी कन्वर्जेशन ऐसी होती है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स के आंसर्स आप यस और नो में दे सकते हो। तो यस और नो में जिन स्टेटमेंट्स के आंसर संभव हैं, उसको लगा कि उन स्टेटमेंट्स का एक अलग अलजबरा बना दिया जाए, और उसी को दोस्तों बूलियन अलजबरा बोलते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि बूलियन अलजबरा क्या है, तो मैं कहूं यस और नो की दुनिया को बूलियन अलजबरा बोलते हैं। भाई की डेफिनेशन क्या है बूलियन अलजबरा की, भाई की डेफिनेशन क्या है, बूलियन अलजबरा जो है ना यस और नो की दुनिया है ना। कोई अगर मुझसे पूछे बूलियन अलजबरा क्या है, तो मैं तो बोलूंगा यस और नो की दुनिया। मेरे लिए तो बूलियन अलजबरा ये है, यस और नो की दुनिया। क्या है बूलियन अलजबरा, बूलियन अलजबरा है यस और नो की दुनिया। बात समझ में आ गई, यस और नो की दुनिया को क्या बोलते हैं, बूलियन अलजबरा बोलते हैं दोस्तों। अब हमें यस और नो की दुनिया सीखनी है, तो आइए शुरुआत करते हैं एक नई दुनिया में जाने के लिए। और वो जो दुनिया है वो है यस और नो की दुनिया। जी हाँ, ये एक नई प्रकार का अलजबरा है, एक नई प्रकार की दुनिया है, जिसमें अपन यस और नो के साथ उछल कूद करने वाले हैं मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई। तो यार देखिए, सबसे पहले तो यस और नो किस चीज़ का करोगे आप, है ना। कोई स्टेटमेंट होगी, है ना, उसको बोलोगे या तो ये ट्रू है या ये फॉल्स है। यस नो बोले तो ट्रू फॉल्स, है ना, यस और नो बोले तो ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स की दुनिया, यहाँ पे एक्चुअली यस और नो की बजाय अगर मैं ये लिख दूं कि यार ये ट्रू और फॉल्स की दुनिया है, तो देखो और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। यस नो बोले तो कि यार ट्रू फॉल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स की दुनिया, ट्रू और फॉल्स की दुनिया, ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स की दुनिया, राइट। तो ट्रू और फॉल्स की दुनिया को समझते हैं। क्या होता है, कोई एक स्टेटमेंट होती है, या तो वो ट्रू होती है या वो फॉल्स होती है। जैसे कि मैं आपको बोलूं 2 इज एन इवन नंबर, आप बोलेंगे ट्रू। 3 इज एन ओड नंबर, आप बोलेंगे ट्रू। मैं बोलूं 5 इज एन इवन नंबर, आप बोलेंगे फॉल्स। तो जो ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका ट्रूथ वैल्यू, है ना, बड़ी मस्त टर्म है ट्रूथ वैल्यू, ध्यान से सुनना।
ऐसी स्टेटमेंट्स जिनकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, ऐसी स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। जी हाँ, दो प्रकार की स्टेटमेंट्स होती हैं, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, एक नॉन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, और हमें इस चैप्टर में वही स्टेटमेंट्स सीखनी है जिनकी ट्रूथ वैल्यू यस और नो होती है। कहने का मतलब हमें इस चैप्टर में मैथमेटिकल स्टेटमेंट सीखनी है। तो जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये देखना कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है। मैथमेटिकल, यहां पे सबसे पहली टर्म क्या लिखी है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट। देखिए, सबसे जो पहली टर्म है वो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू संभव हो या फॉल्स संभव हो। जैसा यहां पे मैं लिख भी दिया, a sentence is called mathematically acceptable statement if it is either true or false but not both। मतलब दोनों ट्रू और फॉल्स होने की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए उसमें। ऐसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट बोलते हैं। और ये जो बूलियन अलजबरा है, इसमें हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को ही सीखना है, इन्हीं के साथ अलग अलग ऑपरेशंस करने हैं। जैसे हमारा जो मेन स्ट्रीम अलजबरा होता है उसमें हम वेरिएबल्स के साथ ऑपरेशंस करते हैं। जैसे मेन स्ट्रीम अलजबरा में एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इस प्रकार के वेरिएबल्स के साथ हम ऑपरेशंस करते हैं। इन वेरिएबल्स को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके कुछ कुछ बनाते रहते हैं और अलजबरा सीखते हैं। हमारा जो बूलियन अलजबरा है दोस्तों, उसमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के साथ खेलना है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स का जो खेल है उसी को बूलियन अलजबरा बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये सीख लिया कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, अब ऐसे कुछ स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट में ये लिखी हुई है, मैं बता दूं ये सारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। जैसे 6 इज लेस देन 8, ये ट्रू है ना, तो इसका मतलब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गई। 2 इज एन ओड नंबर, ये फॉल्स है, ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गई। ऐसी स्टेटमेंट जिसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बात तो बिल्कुल सही है, ट्रू है, कर दिया टिक, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। न्यू दिल्ली इज इन इंडिया, बात तो बिल्कुल सही है, कर दिया ट्रू, है ना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, यहां पे नोट भी लिखा है, अ सेंटेंस विच इज बोथ ट्रू एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली, विच इज बोथ ट्रू एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली इज नॉट अ स्टेटमेंट। सच अ statement, such a sentence is called a paradox। एक ऐसा सेंटेंस जो ट्रू और फॉल्स दोनों हो, उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोला जाएगा, उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, यहाँ पे ABCD था ना, यहाँ पे एक ई स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ई स्टेटमेंट है ना। मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी कि इंडिया इज ब्यूटीफुल, India is beautiful than China, ये लिख दिया मैंने, इंडिया इज ब्यूटीफुल देन चाइना। मुझे बताएं कि ये जो स्टेटमेंट है ये मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है या नहीं। इंडिया इज ब्यूटीफुल देन चाइना, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं, बताइए। यार ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि आप मुझसे पूछ के देखोगे, है ना, आप मिस्टर अमन से पूछ के देखोगे कि क्या इंडिया चाइना से ब्यूटीफुल है क्या, वो तो बोलेगा ठोक के भाई ब्यूटीफुल है एकदम, यस ट्रू। ठीक है, लेकिन मिस्टर चिनचोंचू से पूछ के देखोगे, मिस्टर चिनचोंचू से पूछ के देखोगे कि इंडिया इज ब्यूटीफुल देन चाइना, अब वो तो चाइनीज हो गया,
वो बोलेगा नहीं इंडिया ब्यूटीफुल नहीं है। अब उस मूर्ख को मालूम नहीं है कि है तो इंडिया ही ब्यूटीफुल, लेकिन अब वो मूर्ख है भाई, बोलेगा नहीं ये तो फॉल्स है, ठीक है। और अगर किसी है ना, और अगर मान लो आप मिस्टर चैन चो चू से पूछ के देखोगे तो वो भी बोलेगा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। और मिस्टर रामफूल से पूछ के देखोगे, वो तो बोलेगा अरे भैया इंडिया ही ब्यूटीफुल है, वो तो पक्का बोलेगा इंडिया ब्यूटीफुल है, ट्रू है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है इसका ट्रू और फॉल्स होना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका ट्रू और फॉल्स होना वेरी करे, पर्सन टू पर्सन वेरी करे, या किसी और पैरामीटर पे डिपेंडेंट हो, दोस्तों ऐसी स्टेटमेंट मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल नहीं होती। अब तुम मिस्टर अमन से पूछ के देखो 6 इज लेस देन 8, वो तो बोलेगा ट्रू है। और मिस्टर चिंचोंचू से पूछ के देखोगे वो भी बोलेगा ट्रू है। मिस्टर चैनचोंचू से पूछ के देखोगे वो भी बोलेगा ट्रू है। और मिस्टर रामपुर से बोल के देखोगे वो भी बोलेगा ट्रू है। सारे ट्रू बोलेंगे भाई इस केस में, तो इसलिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना। मतलब रेफरेंस पॉइंट कोई हो, आदमी कोई हो, ये बोलेगा ट्रू है बात। मगर यार इस केस में थोड़ा लफड़ा है, ये जो है ये रेफरेंस पॉइंट डिपेंडेंट है, पर्सन डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है? तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, है ना। दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू और फॉल्स दोनों संभव हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस पॉइंट, और दोनों संभव नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो आई होप यार आपको आइडिया लग गया होगा कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या नहीं होती हैं, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। ये पूरा जो चैप्टर है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट की कहानी पे टिका हुआ, स्टेटमेंट्स होंगी, स्टेटमेंट से खेल करेंगे और चैप्टर पढ़ लेंगे अपन, मस्त, टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मस्त चैप्टर है। आगे चलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। एक तो होती है सिंपल स्टेटमेंट्स और एक होती है कंपाउंड स्टेटमेंट्स। सिंपल स्टेटमेंट्स कंपाउंड स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस बता दूं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट पी लिखी हुई है ना, यहां पे देखो आप स्टेटमेंट पी लिखी हुई है, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल। सारे रैशनल नंबर्स रियल होते हैं, स्टेटमेंट पी है ना। स्टेटमेंट्स को ऐसे डिनोट कर सकते हैं अपन, इसको पी का नाम दे दिया, इसको क्यू का नाम दे दिया, है ना। एक स्टेटमेंट की अपन नेमिंग कर सकते हैं, जैसे पी, ए, बी, सी, क्यू, आर, ऐसे करके नेमिंग कर सकते हैं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है इसकी नेमिंग कर दी, इसको मैंने पी बोल दिया, इसकी नेमिंग कर दी, इसको मैंने क्यू बोल दिया। और ये जो दो डॉट लगे हुए हैं ना, ये जो तो इनको क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं। तो P एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या है, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल। Q एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये जो P और Q स्टेटमेंट्स है ना, ये सिंपल स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों। क्या है ये है सिंपल स्टेटमेंट्स। सिंपल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो फर्दर ब्रेक ना हो सके, स्टेटमेंट्स में फर्दर ब्रेक ना हो सके, एलिमेंट्री स्टेटमेंट होती हैं, बिल्कुल एलिमेंट्री। सिंपल स्टेटमेंट्स बोल दो या एलिमेंट्री बोल दो, उनको और छोटा नहीं किया जा सकता, है ना। एलिमेंट्री स्टेटमेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट्स बोल दो या फिर एलिमेंट्री स्टेटमेंट्स बोल दो, ठीक है। उनको और छोटा नहीं किया जा सकता। और आपको बता दूं, दो सिंपल स्टेटमेंट्स को मिला दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, या फिर दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर दिया जाए, दो या दो से अधिक स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने पे जो स्टेटमेंट बनती है उसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। तो यहां पे कंपाउंड स्टेटमेंट लिखी है, अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट्स, है ना। दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को जब कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं इसकी बात करूंगा मैं, बट अभी ये समझिए, क्या समझिए भाई, अभी ये समझिए कि दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करोगे कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनेंगी, ठीक है। तो है ना, इन दिस केस, है ना, ऐसे लिखा है ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ कंपोनेंट स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब ये वाली स्टेटमेंट है इस वाली स्टेटमेंट के साथ
कनेक्ट कर दी, बन गई कंपाउंड स्टेटमेंट। मगर कंपाउंड स्टेटमेंट बनने से पहले ये स्टेटमेंट अलग अलग थी, इन दोनों को बोलेंगे कंपोनेंट स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? कंपोनेंट स्टेटमेंट। ये दो कंपोनेंट स्टेटमेंट थी, दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स को मिलाया बन गई कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं, इनको मिलाया और क्या बन गई? बन गई कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है जी। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, जैसे यहां लिखा ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है, दोनों को कनेक्ट कर दिया एंड का प्रयोग करके। तो एंड ने दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर दिया और बन गई कंपाउंड स्टेटमेंट। मेरे दोस्तों आपको बता दूं, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। ऑल, जैसे लिखा ना यहां पे ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, ये पी स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट है? पी। और ये वाली जो स्टेटमेंट थी कौन सी थी? ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, ये क्यू स्टेटमेंट थी। कैसी स्टेटमेंट थी? ये क्यू स्टेटमेंट थी। ठीक है, ये पी स्टेटमेंट है, ये क्यू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पी और क्यू को कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया एंड से, है ना। तो ये हो गया कनेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टर। कनेक्टर या कनेक्टिंग वर्ड। ठीक है, कनेक्टर या फिर कनेक्टिंग वर्ड। ठीक है, ये P है, ये कनेक्टर, और ये क्या हो गया? Q हो गया। P एंड Q, है ना। स्टेटमेंट क्या होगी? P एंड Q। तो ये जो P है और ये जो Q है, इस P और Q को एंड से कनेक्ट कर दोगे तो ये जो P एंड Q बनी है, ये जो P एंड Q बनी है, ये एक कंपाउंड, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है? कंपाउंड स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, राइट। तो ये कंपोनेंट स्टेटमेंट है, तो P और Q कंपोनेंट स्टेटमेंट होगी, कंपोनेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट के, और उनको एंड कनेक्टर से जब अपन ज्वाइन करते हैं तो क्या होगी? कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कनेक्टर क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले तो बता दूं, कनेक्टर्स जो है ना, कनेक्टर्स बोल लो या कनेक्टिव्स बोल लो, कुछ ही बोल लो, कनेक्टिंग वर्ड्स बोल लो, कुछ ही बोल लो इनको। ठीक है, तो कनेक्टर्स होते हैं जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनाते हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कनेक्टर, दो कनेक्टर बड़े फेमस हैं और ये हमारे सिलेबस में, एक तो एंड कनेक्टर और दूसरा है और कनेक्टर। ठीक है, ये एंड कनेक्टर और कनेक्टर को अपन यार डिटेल में सीखेंगे। ठीक है ना, एंड कनेक्टर और कनेक्टर। ठीक है, एंड कनेक्टर और कनेक्टर को सीखेंगे अपन। ठीक है, एंड कनेक्टर और कनेक्टर को सीखेंगे। उससे पहले मैं सोच रहा हूं आपको एक छोटी सी चीज और सिखा दूं। हाँ, ठीक है, एंड कनेक्टर और कनेक्टर को सीखेंगे। उससे पहले मैं सोच रहा हूं तो आपको ये बता दूं कि नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है। नेगेशन, है ना, मस्त चीज है ये। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नेगेशन क्या होता है ना। नेगेशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होता है। देखिए, यहां बताता हूं एक एग्जांपल लेकर के, उसके बाद सारी थ्योरी समझाता हूं तुमको। एक स्टेटमेंट है P, है ना, एक स्टेटमेंट है P स्टेटमेंट है, मान लो कि 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का नेगेशन बनाना हो ना, तो नेगेशन ऐसे बनता है, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये बात समझनी है, ये बन गया इसका नेगेशन। क्या बन गया इसका? नेगेशन बन गया। 2 इज अ प्राइम नंबर था, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब एक स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू है उसको उल्टा कर दो, बदल दो। मतलब स्टेटमेंट अगर सच है तो उसको झूठा बना दो, झूठ है तो उसको सच्चा बना दो, ट्रू है तो फॉल्स बना दो, फॉल्स है तो ट्रू बना दो, नेगेशन बन जाता है। तो मैंने कहा था 2 इज अ प्राइम नंबर, तो नेगेशन हो गया 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। और नेगेशन को लिखते कैसे हैं? जैसे P का नेगेशन लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, A यूं करके यूं लिख देते हैं। इसको बोलते हैं नेगेशन ऑफ P। क्या बोलते हैं? नेगेशन ऑफ P। इसको नेगेशन ऑफ P ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको नॉट P ऐसा भी बोल सकते हैं। और यहां पे एक बात बता दूं आपको, जो नेगेशन ऑफ P होता है ना, उसको लिखने के कई प्रकार होते हैं दोस्तों, कई प्रकार होते हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं,
आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं नोट पी, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं नोट पी, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पी के ऊपर सी लगा दिया, पी कॉम्प्लीमेंट, है ना, यूं भी लिखा जा सकता है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं पी डैश, आप पी के ऊपर बार लगा दीजिए। अरे भाई कितने तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। नेगेशन ऑफ पी को रिप्रेजेंट करने के ये देखिए सारे सिंबल लिख दिए मैंने, है ना। और मैं हमेशा कहता हूं मैथ्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स, ठीक है। तो नोट पी, पी कॉम्प्लीमेंट, पी डैश, पी, ऐसे करके किसी भी तरीके से आप लिख दो, ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ पी। क्या बन जाएगा, नेगेशन ऑफ पी, करेक्ट है। ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, नेगेशन ऑफ पी, राइट। नेगेशन क्या है, द डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, है ना। मतलब एक स्टेटमेंट जो बात कह रही है उस बात को डिनाई कर देना, मना कर देना। ये कह रहा था 2 प्राइम नंबर है, 2 इज अ प्राइम नंबर, इसको मना कर दिया, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो बन गया नेगेशन, है ना। एक स्टेटमेंट में जो बात कही गई है उसको डिनाई कर देना, उसको बोलते हैं नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, ठीक है। और नेगेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। जैसे पी स्टेटमेंट लिखी है एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, ठीक है। इसका नेगेशन बनेगा इट इज फॉल्स दैट एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, ठीक है। तो मतलब ये ऊपर वाली बात को गलत बोल दिया, ठीक है। एक स्टेटमेंट है, मान लो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो लिख दिया यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी बना दिया ऑल इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर, ऐसा भी लिख सकते हो, या एटलीस्ट 1 इंटीजर इज नॉट रैशनल नंबर। तो नेगेशन बनाने के देखो अलग अलग तरीके यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ बनाई है मैंने ट्रूथ टेबल, ये बनाई मैंने ट्रूथ टेबल फॉर नेगेशन, ये बनाई मैंने ट्रूथ टेबल फॉर नेगेशन, ट्रूथ टेबल फॉर नेगेशन, कि नेगेशन की जो ट्रूथ टेबल है वो क्या होती है, ठीक है। नेगेशन की ट्रूथ टेबल क्या होती है। पी अगर एक स्टेटमेंट है तो नोट पी भी एक स्टेटमेंट होगी, ठीक है ना। ट्रूथ टेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें ट्रूथ वैल्यूज लिखी हो, है ना। अ टेबल कंटेनिंग ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रूथ वैल्यूज, ठीक है। ट्रूथ टेबल क्या होती है, ट्रूथ टेबल का मतलब है टेबल होती है ना, टेबल कंसिस्टिंग ऑफ ट्रूथ वैल्यूज, ठीक है। ट्रूथ वैल्यूज उसमें लिखी होती हैं, राइट। जैसे P और नोट P, है ना। P अगर ट्रू होगी, यहां बता दूं आपको मैं, P अगर ट्रू है तो नोट P फॉल्स होगी, है ना। क्योंकि इनकी भाई P सच है तो नोट P का मतलब झूठ हो गया, और P अगर झूठ है तो नोट P सच हो गया, है ना। भाई एक स्टेटमेंट और उसका नेगेशन तो ये होता है, तो स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू को उल्टा कर दिया आपने नेगेशन में, ठीक है। P ट्रू है तो नोट P फॉल्स हो जाएगी, उल्टा कर दो ट्रूथ वैल्यू को। P फॉल्स है तो नोट P ट्रू हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब उल्टा करना है इनकी ट्रूथ वैल्यूज को। बात समझ में आ गई, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के अगर मान लो कोई स्टेटमेंट Q है कि 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ Q क्या बन जाएगा, इसका उल्टा कर दो, 2 + 2 = 4 कर दो, ये बन गया नेगेशन ऑफ Q, है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई। तो आई होप आपको नेगेशन का आइडिया लग गया होगा, नेगेशन की ट्रूथ टेबल बनानी आ गई होगी, ट्रूथ टेबल क्या होती है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए नेगेशन समझ में आ गया। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि कनेक्टर्स क्या होते हैं ना। कनेक्टर क्या करते हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स को लेते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाती है, ठीक है। एंड कनेक्टर का प्रयोग करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनती है उसको बोलते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन वो कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट जो कंबाइन की गई है एंड वर्ड के साथ, एंड कनेक्टर के साथ। एंड कनेक्टर के साथ अगर आपने कंपाउंड स्टेटमेंट बना दी तो उस स्टेटमेंट को कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक चीज तो नोट करने वाली है, एंड कनेक्टर, ठीक है। और दूसरा एंड कनेक्टर का सिंबल भी नोट करना है। आप देखिए एंड कनेक्टर का ये सिंबल होता है ना, यहां पे भी लिख दूं, जो एंड कनेक्टर होता है, एंड कनेक्टर का ये वाला यार सिंबल होता है, ठीक है। एंड कनेक्टर को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अगर मान लो अपने ने लिखा है P एंड Q, है ना,
जैसे P एंड Q लिखा है तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, P और Q के बीच में सिंबल P एंड Q, है ना, P और Q के बीच में ये सिंबल डाल दो, ठीक है, P और Q के बीच में है ना। एंड कनेक्टर जो है यार वो ऐसा होता है P एंड Q, ठीक है, P एंड Q करेक्ट है। तो राइट, इट इज, मान लो P एक स्टेटमेंट है, Q एक स्टेटमेंट है, तो P एंड Q को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना, वही मैंने बात वहां पे लिखी है ना, P एंड Q, है ना, राइट। जैसे कि यहां पे देखिए P स्टेटमेंट है, P स्टेटमेंट क्या है, अ पॉइंट ऑक्यूपाइज अ पोजीशन, ठीक है। Q एक स्टेटमेंट है, इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड। P स्टेटमेंट है, अ पॉइंट ऑक्यूपाइज अ पोजीशन, Q स्टेटमेंट है, इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। अब एंड लगा दिया और एक नई स्टेटमेंट बना दी, है ना, इनके बीच में एंड लगा हुआ, तो अ पॉइंट ऑक्यूपाइज अ पोजीशन एंड इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। ये इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में एंड लगा दिया और कंपाउंड स्टेटमेंट बना दी P एंड Q, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट बनी है यार, ये स्टेटमेंट है P एंड Q स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। एक बात यहां पे नोटिस करनी है, हमेशा एंड लगा हो वो कंपाउंड स्टेटमेंट ही हो ये जरूरी नहीं होती। यहां पे मैंने नोट डाल के लिखा भी है, डू नॉट थिंक दैट अ स्टेटमेंट विद एंड इज ऑलवेज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। यस, ये ना समझें कि एंड अगर लगा है तो वो स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट ही होगी। क्यों? जैसे यहां पे लिखा है एक स्टेटमेंट मैंने, अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। ये जो स्टेटमेंट लिखी है जिसमें एंड लगा है, ये यार एक वैसे ही जनरल एंड लगा है, ये कनेक्ट नहीं कर रहा, ये दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहा होता तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट्स में टूट भी रही होती। अब मैं इस स्टेटमेंट को दो कंपोनेंट स्टेटमेंट में तोड़ना चाहूं तो तोड़ सकते हैं कि आप खुद सोच के देखिए, है ना। लिखा है अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। ये एक ही स्टेटमेंट है ना, ये कोई दो कंपोनेंट स्टेटमेंट से मिलकर नहीं बनी है। आप इसको और से देखेंगे तो दिस एंड इज नॉट द कनेक्टिव, लाइक ये कनेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ कंपाउंड स्टेटमेंट, करेक्ट है। तो एंड स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है, एंड का सिंबल क्या है, या सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और एंड कनेक्टर के बारे में एक और बेहतरीन बात हमें समझनी है कि एंड कनेक्टर की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है। ट्रूथ वैल्यूज अगर सारे लिख दी जाए ना, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू लिख दी और एंड कनेक्टर की ट्रूथ वैल्यू लिख दी, तो यार उसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल फॉर एंड कनेक्टिव, ठीक है। यह है ट्रूथ टेबल ऑफ, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड कनेक्टिव, ठीक है ना। दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ, ठीक है, ट्रूथ टेबल ऑफ एंड कनेक्टिव। जैसे कि ध्यान से देखो आप, है ना, यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं P एक स्टेटमेंट है, 2 इज एन इवन नंबर। P एक स्टेटमेंट है, 2 इज एन इवन नंबर, ठीक है। और Q एक स्टेटमेंट है कि 3 इज एन ओड नंबर। 3 इज एन ओड नंबर, ठीक है। P एक स्टेटमेंट है, 2 इज एन इवन नंबर, है ना। Q एक स्टेटमेंट है, 3 इज एन ओड नंबर, ठीक है, 3 इज एन ओड नंबर, ठीक है। अगर मेरे को P एंड Q बनानी है ना, P एंड Q, तो P एंड Q बन जाएगी 2 इज एन इवन नंबर, 2 इज एन इवन नंबर एंड 3 इज एन ओड नंबर, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, जो एंड की सेंस होती है ना, एंड की सेंस वो ये होती है कि ये वाला काम भी होना चाहिए, ऑल्सो ये वाला काम भी होना चाहिए, दोनों काम होने चाहिए। 2 इवन नंबर भी होना चाहिए
एंड 3 ओड नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू तभी होगी, ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू तभी होगी जब ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो और ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो। दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू होंगी तो ही ये कंबाइंड स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखिए कि P एक स्टेटमेंट है, Q एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर P और Q दोनों ट्रू हैं तो P एंड Q भी ट्रू होगी, लेकिन P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो P एंड Q फॉल्स होगी। P फॉल्स है, Q ट्रू है, ये वाली फॉल्स और ये वाली ट्रू होती, पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती, ये फॉल्स हो जाती। और दोनों फॉल्स हैं तो भी एंड लगी हुई स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती। तो यहां से ये समझना है कि एंड कनेक्टर का नेचर कुछ ऐसा होता है कि एंड कनेक्टर के बाद जो स्टेटमेंट बनती है वो ट्रू तभी होती है जब दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट्स P एंड Q ट्रू हो। एक भी फॉल्स हो गई, दोनों हो गई तो फॉल्स होगी, एक भी फॉल्स हो गई तो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। यहां पे देखिए एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, यहां पे देखिए एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, स्टेटमेंट P लिख रहा हूं मैं कि 4 इज एन ओड नंबर, ठीक है। और स्टेटमेंट Q लिख रहा हूं मैं 6 इज एन इवन नंबर। 4 इज एन ओड नंबर, 6 इज एन इवन नंबर, ठीक है, ठीक है। तो P एंड Q है ना, P एंड Q, 4 इज एन ओड नंबर, 6 इज एन इवन नंबर। P एंड Q क्या हो जाएगा, 4 इज एन ओड नंबर एंड 6 इज एन इवन नंबर, 6 इज एन इवन नंबर। 4 इज एन ओड नंबर एंड 6 इज एन इवन नंबर। मुझे एक बात बताओ आप, ये जो पूरी स्टेटमेंट है, ये जो पूरी जो स्टेटमेंट है ना, ये पूरी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि फॉल्स है? ये पूरी फॉल्स है, क्योंकि ये वाली एक स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। 4 इज एन ओड नंबर एंड 6 इज एन इवन नंबर, दोनों ठीक होनी चाहिए तब पूरी ठीक होगी ना। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, पूरी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो एक भी अगर फॉल्स हो तो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रूथ टेबल जो है वो एकदम यहाँ पे भन्नाट तरीके से माइंड में चली जानी चाहिए। P एंड Q में T तभी आएगा जब P और Q दोनों T हो, दोनों क्या हो, T हो। करेक्ट है जी, ठीक है। आई होप एकदम समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको एंड मतलब कंजंक्शन एकदम है ना, एंड कनेक्टर जो है, एंड कनेक्टर एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कंजंक्शन बोले तो एंड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एंड कनेक्टर समझ में आ गया, एंड कनेक्टर का बिहेवियर समझ में आ गया, एंड कनेक्टर जो है उसकी ट्रूथ वैल्यूज जो है वो समझ में आ गई, ट्रूथ टेबल एकदम बनानी आ गई आपको, ठीक है। अब बारी आती है और कनेक्टर पे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन और कनेक्टर पे। और कनेक्टर को हम बता दूं आपको, और कनेक्टर को हम डिसजंक्शन भी बोलते हैं। डिसजंक्शन बोल सकते हो, ऑल्टरनेशन बोल सकते हो, ठीक है। और कनेक्टर को हम डिसजंक्शन या फिर ऑल्टरनेशन बोल सकते हैं, यस। तो यार देखिए, आपको मैं ना एग्जांपल लेके बताता हूं, ठीक है। आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। यहां पे है ना, एक स्टेटमेंट लिख देते हैं अपन, एम स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं कि 7 इज एन ओड नंबर, ठीक है। एक दूसरी स्टेटमेंट n, 4 इज एन इवन नंबर, ठीक है। तो m और n बनाते हैं, यहां पे m और n बनाते हैं, और कनेक्टर का प्रयोग कर लिया सच दैट 7
7 इज एन ओड नंबर, है ना, और 4 इज एन इवन नंबर। 7 इज एन ओड नंबर और 4 इज एन इवन नंबर, ठीक है। 7 इज एन ओड नंबर और 4 इज एन इवन नंबर, ठीक है। m और n बना दिया। पहले तो आपको बता दूं, जो m और n जो है ना, इसको यूं भी लिख सकते हैं यार आप, m यूं करके सिंबल होता है और का, ठीक है। और का सिंबल देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये यार सिंबल है और का, ठीक है ना एकदम। ये देखिए वापस से कर देता हूं मैं, ये और का सिंबल है, ठीक है। तो ये बन गई m और n, ठीक है। फीलिंग लेकर के देखो, और का क्या मीनिंग होता है। और का मीनिंग होता है कि देखो 7 इज एन ओड नंबर, और बोले तो या तो, है ना, या तो, है ना। 7 इज एन ओड नंबर और 4 इज एन इवन नंबर, मतलब या तो 7 ओड नंबर है या फिर 4 इवन नंबर, मतलब दोनों में से एक काम भी अगर हो जाए, है ना। और का नेचर क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाए तो पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, ठीक है। मतलब ये वाली स्टेटमेंट या फिर ये वाली स्टेटमेंट, दोनों में से एक भी ट्रू हो जाएगी तो ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। और एंड का नेचर ऐसा होता है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स को ट्रू होना पड़ेगा, तब जाकर के ये पूरी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो पाएगी। बात समझ में आ रही है। तो कुल मिलाकर के बात कुछ ऐसी है कि कंपाउंड स्टेटमेंट्स P एंड Q आर कंबाइंड बाय द कनेक्टिव, कंपाउंड स्टेटमेंट्स P एंड Q आर कंबाइंड बाय द कनेक्टिव दिस, है ना। और कनेक्टिव से अगर कंबाइन हो रखी हो देन द कंपाउंड स्टेटमेंट्स जो है उसको डिनोट करेंगे P और Q, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे बताया था, ठीक है। और उस स्टेटमेंट को डिसजंक्शन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा रखी है। तो और वाली स्टेटमेंट जो है वो हमेशा ट्रू होगी अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, दोनों ट्रू हो जाए तो एकदम मौज है भाई, ठीक है। ट्रूथ टेबल देखते हैं जरा, ट्रूथ टेबल देखते हैं। ये है ट्रूथ टेबल फॉर और कनेक्टिव, ठीक है। ये बना दी यहाँ पे ट्रूथ टेबल फॉर और कनेक्टिव, ठीक है। ट्रूथ टेबल फॉर और कनेक्टिव, ये यार और कनेक्टिव की ट्रूथ टेबल है, ठीक है। ट्रूथ टेबल ऑफ P और Q, है ना, P और Q की ट्रूथ टेबल बना दी। अभी बताया था मैंने आपको कि देखिए ये P है, ये Q है, और P और Q को कंबाइन करके बना दिया P और Q, है ना। P ट्रू Q ट्रू तो P और Q भी ट्रू, P ट्रू Q फॉल्स, है ना। दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो P और Q भी ट्रू होगा। अभी बताया था आपको, दोनों में से एक ट्रू होगा तो पक्का ट्रू होगा, है ना। ये ट्रू ये फॉल्स या ये फॉल्स ये ट्रू है तो दोनों का इस केस में ट्रूथ वैल्यू P और Q की ट्रू आएगी, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तब जाके स्टेटमेंट फॉल्स होती है, ठीक है। कुल मिलाकर के मैं ये बोल रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाए, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, तब जाकर के M और N हमारा फॉल्स ट्रूथ वैल्यू आएगी। समझ आ गई बात आपको। तो आई होप और कनेक्टिव का नेचर बिहेवियर समझ में आ गया होगा, और कनेक्टिव की ट्रूथ टेबल भी आपको समझ में आ गई होगी। नेगेशन के बारे में भी मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, हाँ, क्या होता है ना, जो और कनेक्टिव होता है, और कनेक्टिव टू टाइप्स का होता है। और कनेक्टिव जो है ना, और कनेक्टिव जो अभी हमने सीखा है, दो प्रकार का होता है। एक होता है इंक्लूसिव और, एक होता है इंक्लूसिव और यार एक होता है एक्सक्लूसिव और, है ना। एक तो होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव और। अब इंक्लूसिव और क्या होता है, ये क्या नई चीज आ गई। एक्सक्लूसिव और क्या होता है यार, ये क्या नई चीज आ गई। दोनों बताता हूं, ध्यान से सुनिए। यहां पे एक स्टेटमेंट लिखी है ना, अ स्टूडेंट हु हैज टेकन बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर MSc माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम। यहाँ पे और लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक स्टूडेंट ने बायोलॉजी ली हो या फिर केमिस्ट्री ली हो, MSc प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। अब क्या दोनों ली हो तो भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। यहां पे एक हो जाए तो भी पूरी बात सच हो जाएगी, दूसरी हो जाए तो भी पूरी बात सच हो जाएगी,
और दोनों इकट्ठी होना भी संभव है और पूरी बात सच हो जाएगी। यहां पे दोनों बातों का इकट्ठा होना संभव है। यहां लिखा है दिस मीन्स दैट स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, दोनों ले ली हो या फिर ओनली बायोलॉजी ले ली हो या फिर ओनली केमिस्ट्री ले ली हो, वो माइक्रोबायोलॉजी में अप्लाई कर सकता है। इस टाइप का जो और है, इसको हम इंक्लूसिव और बोलते हैं। मतलब बायोलॉजी का लेना और केमिस्ट्री का लेना ये सेपरेट हो जाए तो माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम में कर ही सकता है अप्लाई। दोनों का होना भी इंक्लूसिव हो, दोनों का हो सकना भी इंक्लूसिव हो, पॉसिबल हो, तो उसको इंक्लूसिव और बोलते हैं। तुम बोल रहे हो कि यार फिर एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिव बताऊंगा तो इंक्लूसिव और ढंग से समझ में आएगा। एक बार एक्सक्लूसिव और देखो आप, हमने जो ये और की बात की थी ना, ये वाले और की बात की थी, इसमें दोनों का ट्रू होना भी संभव था और उससे करस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल पी और क्यू की ट्रुथ आ रही थी। ठीक है, तो हम जो पी और क्यू की बात करते हैं ये इंक्लूसिव और होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव और क्या होता है देखिए आपके सामने, यहां पे देखो स्क्रीन पे एक्सक्लूसिव और आ गया। यहां पे देखो क्या लिखा है, स्टूडेंट कैन टेक फ्रेंच और संस्कृत एज देयर थर्ड लैंग्वेज। दो लैंग्वेज हैं एक बच्चे के पास, दो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, एक हिंदी है एक इंग्लिश है, दो लैंग्वेज सब्जेक्ट तो हैं। अब उसको तीसरा थर्ड सब्जेक्ट लेना है, दो चॉइस दी गई, या तो फ्रेंच या संस्कृत। अब दोस्तों उसको फ्रेंच लेनी पड़ेगी या फिर संस्कृत लेनी पड़ेगी, दोनों नहीं ले सकता क्योंकि थर्ड नंबर पे तो दोनों नहीं आ सकते ना यार, फिर तो फोर्थ हो जाएगा वो। तो थर्ड ऑप्शनल लेना है। यहां पे लिखा है स्टूडेंट कैन टेक फ्रेंच और संस्कृत एज देयर थर्ड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज लेनी है। तो दोनों का होना इकट्ठा यहां संभव नहीं है। नो 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 नो, दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते। इसलिए ये जो और लगा है, ये और जो है एक्सक्लूसिव और है। कैसा और है? एक्सक्लूसिव। क्योंकि ये जो और है इसका नेचर कुछ यहां पे ऐसा है, दोनों का होना पॉसिबल नहीं है यार, फ्रेंच भी ले ले संस्कृत भी ले ले, ये संभव नहीं है। मगर यहां पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों ले ले, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी लेने के लिए ये संभव है। ठीक है, मगर यहां पे थर्ड सब्जेक्ट कहा इसने कि फिर तो फोर्थ हो जाएगा अगर दोनों ले लेगा तो कुल मिलाकर के बात एकदम साफ है कि ये एक्सक्लूसिव और है। एक्सक्लूसिव और को ना, जैसे ये तो और हो गया इंक्लूसिव वाला, इसके नीचे ऐसे छोटा डंडा लगा दो तो यार एक्सक्लूसिव और बन जाता है, या फिर क्रॉस करके ऊपर ये सर्कल लगा दो, इसको भी बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। ठीक है, राइट। तो ट्रुथ टेबल क्या होती है एक्सक्लूसिव और की? ट्रुथ टेबल क्या होती है? देखो ये एक्सक्लूसिव और का सिंबल है, ठीक है ना, ये क्या है? एक्सक्लूसिव और का सिंबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ट्रुथ टेबल क्या होती है? एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, जैसे फ्रेंच ले ले या तो, है ना, संस्कृत भी ले ले वो भी ट्रू हो जाए, ये बात संभव नहीं है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये बात समझनी है आपको। देखो सिर्फ फ्रेंच ले ले पॉसिबल है, सिर्फ संस्कृत ले ले पॉसिबल है, दोनों ना ले तब पॉसिबल नहीं है, और दोनों ले ले ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल है एक्सक्लूसिव और की। यार एक्सक्लूसिव और की ट्रुथ टेबल आपको मालूम होनी चाहिए, इंक्लूसिव और की ट्रुथ टेबल मैंने बता दी है आपको, करेक्ट है एकदम। तो आई होप आपको एंड कनेक्टिव पे कमांड आ गई होगी, और कनेक्टिव पे कमांड आ गई होगी, अभी तक सारे बेसिक्स पे आपकी कमांड आ गई होगी। दो बातें और बता दूं, डी मॉर्गन्स लॉ बता देता हूं, है ना। डी मॉर्गन्स ने सेट थ्योरी में लॉ दिए थे, अगर आपको याद हो तो, है ना। उसी प्रकार से बूलियन अलजेब्रा में भी डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं। देखिए डी मॉर्गन ने पहला क्या लॉ दिया, उसने कहा पी और क्यू एक स्टेटमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका नेगेशन लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, पी का नेगेशन ले लो, क्यू का नेगेशन ले लो, और को एंड में कन्वर्ट कर दो। और अगर पी एंड क्यू का नेगेशन लेना है, पी एंड क्यू का नेगेशन लेना है, तो पी का नेगेशन ले लो, क्यू का नेगेशन ले लो, एंड को और में कन्वर्ट कर दो। ये सबसे पहला लॉ दिया डी मॉर्गन ने। ठीक है, आपने ऐसा लॉ सेट्स में भी देखा होगा। ठीक है, कि यहां अगर यूनियन हो ना तो यहां इंटरसेक्शन हो जाता है, दो सेट्स हो अगर मान लो यूनियन हो तो इंटरसेक्शन हो जाता ना, और यहां पे अगर इंटरसेक्शन हो तो यहां यूनियन हो जाता है, बिल्कुल वैसा सा ही लॉ है ना। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ आपको होमवर्क दे देता हूं। आप क्या करना, इसकी ट्रुथ टेबल बनाना और इसकी ट्रुथ टेबल बनाना, है ना, ये सेल्फ करके देखना, इसको दोनों की ट्रुथ टेबल देखना सेम आ गई क्या,
सेम आ गई तो समझ जाना दोनों स्टेटमेंट्स बराबर हैं। दो स्टेटमेंट्स बराबर तब होती हैं जब उनकी ट्रुथ वैल्यू इक्वल आ जाए, है ना। बता दो, टू स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, टू स्टेटमेंट्स आर said to be equivalent if their truth values are same। अगर उनकी ट्रुथ वैल्यूज अगर सेम आ जाएं तो समझ जाना स्टेटमेंट्स क्या है, इक्विवेलेंट है। यहां पे ये वाली स्टेटमेंट सेम है जी, ठीक है। दूसरा डी मॉर्गन ने क्या लो दिया, उसने कहा कि P और Q एंड R ऐसे लिखा हुआ है ना, P और Q एंड R। तो इसको आप लिख सकते हो P और Q एंड P और R, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे एंड और यहाँ पे और होता है ना, तो P एंड Q, सेट्स में भी ऐसा एक लो सीखा था आपने, है ना, बीच में और लिखा रहता P एंड R, P एंड R। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सेट्स में भी हमने एक लो ऐसा सीखा था, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लो बोलते हैं, ठीक है। ये जो और है ना, ये Q और R पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, Q और R पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ये जो एंड है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया Q और R पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड को और के ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे एंड के ऊपर से और के ऊपर से एंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। इनके जो प्रूफ हैं वो सेल्फ अटेम्प्ट मार सकते हो आप, है ना। इसकी ट्रुथ टेबल बना के देखो, इसकी ट्रुथ टेबल बना के देखो, दोनों की जब ट्रुथ टेबल बना के देखोगे तो सेम आएंगी, है ना। और इसलिए बोल सकते हैं कि मैंने क्योंकि सेट्स में प्रूव करा दिया था आपको, तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं प्रूव करवाने की ज़रूरत है आपको, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यार डी मॉर्गन्स के लो याद रखिए, अभी तक जो बातें बताई हैं वो सारी बातें याद रखिए, ठीक है। एक और लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, सारी बातों को ध्यान से नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, और एक और लेक्चर लेकर के मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। नोट्स इसके बनाने जरूरी हैं, रिवाइज करना इसको बार बार जरूरी है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्विंग कीजिए, मज़ा आ जाएगा, चैप्टर हो जाएगा भन्नाट। तो आज इतना ही, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जैसा अपन करते रहते हैं, आसपास के लोगों को हंसाते रहें। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।